बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज़ में आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्लॉटर्स। इसके बाद हम साउंड आउटपुट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और मेमोरी मेजरिंग यूनिट्स भी आज पढ़ेंगे। हमने आउटपुट डिवाइसेस वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ और इसमें हमने पहले डिस्प्ले स्क्रीन और उसकी टाइप्स पढ़ी, उसके कुछ फैक्टर्स पढ़े, वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर्स पढ़े, प्रिंटर और उसकी टाइप्स, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, बहुत डिटेल से डिस्कस की। और अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है साउंड आउटपुट। यहाँ पे साउंड आउटपुट पे हमारा आउटपुट का टॉपिक कंप्लीट होगा और उसके बाद प्लॉटर्स वाला टॉपिक भी हमने डिस्कस करना है और फिर हम पढ़ेंगे मेमोरी मेजरिंग यूनिट्स। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो है प्लॉटर्स। प्लॉटर्स भी प्रिंटिंग डिवाइसेस हैं। प्लॉटर्स भी हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, जस्ट लाइक प्रिंटर्स। जिस तरह से प्रिंटर्स प्रिंटिंग डिवाइसेस हैं और हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, सेम इसी तरह से प्लॉटर्स भी प्रिंटिंग डिवाइसेस हैं और हार्ड कॉपी आउटपुट ही प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास जो प्लॉटर्स हैं वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी प्रिंटर्स और प्लॉटर्स का जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। प्रिंटर्स जो हैं वो छोटे पैमाने पे, लो लेवल पे प्रिंटिंग करते हैं, यानी पेजेस प्रिंट करना, बिल्स प्रिंट करना, डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करना, लेटर्स, मेमोज, एप्लीकेशंस, ये वाली चीज़ें प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नोट्स वगैरह भी इससे प्रिंट हो जाते हैं। यानी छोटे पैमाने पे जो प्रिंटिंग है वो सारी की सारी हमारा प्रिंटर करता है। लेकिन जो प्लॉटर है ये लार्ज स्केल की प्रिंटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस लेवल पे प्लॉटर इस्तेमाल नहीं होता। ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है आर्किटेक्चर ड्राइंग्स में, मैप्स में इस्तेमाल किया जाता है, बड़े ग्राफ्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नक्शा जात वगैरह, मैप्स हो गए और बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स, आर्किटेक्चर्स, इनको ड्रा करने के लिए, इनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जब हमने बड़ी बड़ी प्रिंटिंग करनी है तो छोटे प्रिंटर पे हम वो बड़ी प्रिंटिंग नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर हमने एक बिल्डिंग का आर्किटेक्ट पूरा प्रिंट करना है और हम उसको एक पेपर पे प्रिंट करेंगे तो हमें हर चीज़ वाज़िया नहीं होगी, क्योंकि उसका साइज़ छोटा है। जब हमारे पास बहुत ही उसके अंदर पेचीदगियाँ हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं प्रिंटिंग में, यानी वो जो डायग्राम है जो हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, वो जो इमेज है जो हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो हम चाहेंगे कि उसका साइज़ बड़ा हो ताकि हम उसको समझ सकें और उसको देख सकें। उसके लिए हम प्लॉटर्स का इस्तेमाल करेंगे। प्लॉटर्स में हमारे पास दो तरह के प्लॉटर्स आते हैं। एक होता है हमारे पास फ्लैट बेड प्लॉटर और दूसरा होता है ड्रम प्लॉटर। दोनों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। प्लॉटर्स एक्सपेंसिव हैं एज़ कम्पेयर टू प्रिंटर्स। क्वालिटी इनकी बहुत हाई होती है प्रिंटर्स की निस्बत। एक्सपेंसिव की वजह भी ये है, और आपको पता है कि लार्ज स्केल प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए ऑब्वियसली इसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है। इसके अंदर इंक भी ज़्यादा यूज़ होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम होती है। अफोर्डेबल नहीं होता हम जैसे आम सिविलियंस के लिए। हम लोग प्रिंटर्स तो अफोर्ड कर लेते हैं, हमारी ज़रूरत होती है, लेकिन प्लॉटर्स हम लोग अफोर्ड नहीं करते क्योंकि हमें इतना एक्सपेंसिव प्रिंटिंग की ज़रूरत नहीं होती। हम इसके लिए जो है वो आउटसोर्सिंग करते हैं और बाहर से प्रिंटिंग करवाते हैं। हमारे पास जो प्लॉटर्स हैं उनमें सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, फ्लैट बेड प्लॉटर है। डियर स्टूडेंट्स, फ्लैट बेड प्लॉटर ऐसा प्लॉटर होता है जो कि जस्ट लुक लाइक अ बेड और अ टेबल। ये टेबल साइज़ का प्लॉटर होता है। ये इस तरह से है जैसे एक टेबल होता है, बड़े साइज़ का होता है। जो पेपर हमने प्रिंट करना है उसको इसके ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। और एक बात याद रखिएगा कि आम जो सादे पेपर्स होते हैं वो हम इसके लिए यूज़ नहीं करते। आम सिंपल पेपर जो यूज़ होते हैं वो प्रिंटर्स में यूज़ होते हैं, इसमें यूज़ नहीं होते। प्लॉटर्स में स्पेशल पेपर यूज़ होते हैं, लाइक फ्लेक्सेस जो होती हैं वो इसके अंदर प्रिंटिंग की जाती हैं लार्ज स्केल की। इसके ऊपर उस पेपर को हम फिक्स कर देते हैं और फिर हमारे पास कुछ पेन्स होते हैं जिनके अंदर इंक होती है, जस्ट लाइक स्टाइलस, और उसके अंदर से इंक के पार्टिकल्स जो हैं वो निकलते हैं और पेन मूव करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि फ्लैट बेड प्लॉटर जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। यानी इसके ऊपर एक पेपर मौजूद है और ऊपर कुछ पेन्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं और इस तरह से इसके ऊपर फिर प्रिंटिंग हो रही है। पेन कैसे मूव करते हैं, ये मैकेनिज़्म वही चार्जेस वाला है जो हमने पहले पढ़ा कि फ्लैट बेड प्लॉटर के ऊपर एक मेटालिक शीट है, उसके ऊपर चार्जेस आ गए हैं और ये जो चार्जेस हैं ये उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर प्रिंटिंग करनी है। तो पेन जो है वो भी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है
और दोनों के ऊपर अनलाइक चार्जेस हैं, यानी ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करने की वजह से पेन जो है वो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जहाँ पर चार्जेस हैं, क्योंकि वो दूसरे चार्जेस जो ऑपोजिट अनलाइक चार्जेस हैं वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस तरह से फ्लैट बेड प्लॉटर काम करता है। फ्लैट बेड प्लॉटर चूँकि लार्ज साइज़ का है, लार्ज स्केल पे प्रिंटिंग करता है, इसलिए एक्सपेंसिव भी होता है और इसके ज़रिए से हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग की जाती है। ये हाई क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं और इनके लिए जो पेपर है वो सिंपल पेपर यूज़ नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरी टाइप है प्लॉटर की वो है ड्रम प्लॉटर। याद रखिएगा कि ड्रम प्लॉटर जो है वो भी सेम इसी तरह से चार्जेस वाला काम है, लेकिन फ़र्क ये है कि जो पेपर है हमारा जिसके ऊपर भी हमने प्रिंटिंग करनी, जिस तरह का भी पेपर है, वो ड्रम प्लॉटर के अंदर एक ड्रम लगा होता है, जिस तरह से मैंने आपको लेज़र प्रिंटर में बताया था। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि पेपर जो है वो इस ड्रम के ऊपर माउंट कर दिया जाता है और फिर जो प्रिंटिंग के लिए जो पेन होता है उसी तरह से उसके ऊपर भी चार्ज होता है और पेन जो है वो मूव करता रहता है। पेन मूव करता रहता है इस तरह से, यानी, और ड्रम जो है वो रोल होता चला जाता है। तो जहाँ जहाँ पर चार्जेस हैं वहाँ पे पेन से इंक निकलती है और उसके ऊपर फिक्स हो जाती है, फिर फाइनल रोलर से निकल के पेपर हमें मिल जाता है। इस तरह से प्रिंटिंग होती है। उम्मीद है कि इतनी आपको समझ आ गई होगी कि प्लॉटर्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं। उसकी टाइप्स जो हैं वो भी आपने याद रखनी, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है साउंड आउटपुट, यानी ऐसी आउटपुट जो कि हमें आवाज़ की सूरत में मिलती है। हम उसे टच तो नहीं कर सकते लेकिन हम उसको सुन ज़रूर सकते हैं, तो ये भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की ही एग्जांपल है। डिस्प्ले स्क्रीन्स भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की एग्जांपल हैं और स्पीकर भी। स्पीकर के अलावा जिस तरह से हेडफोन्स होते हैं, जिस तरह से हैंड फ्री होती है, ठीक है, ये सारे के सारे हमें साउंड आउटपुट प्रोड्यूस करके देते हैं। उसी तरह से जिस तरह से हमने माइक्रोफोन में पढ़ा था, एक ऑडियो बोर्ड होता है जो कि कन्वर्ट कर देता है हमारे एनालॉग साउंड वेव्स को किसके अंदर, डिजिटल फॉर्म में। स्पीकर में भी ऐसे ही होता है, वही ऑडियो बोर्ड इस डिजिटल सिग्नल्स को दोबारा से कन्वर्ट करेगा साउंड वेव्स में और स्पीकर से हमें आवाज़ सुनने को मिलेगी। स्पीकर से आवाज़ हमें मिलती है, हम स्पीकर से कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते। वॉइस डाटा एंटर करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक हमारी आउटपुट डिवाइसेस का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद उसने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्सेस सिस्टम सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक लिखा हुआ। चूँकि हम पहले एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में जाने के बजाय इस लेक्चर में हम उनको थोड़ा सा डिस्कस फिर भी कर लेते हैं, चूँकि बुक में टॉपिक मौजूद है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं और ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी हार्डवेयर के पार्ट को मैनेज या कंट्रोल नहीं करते। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर के पार्ट्स को मैनेज या कंट्रोल करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के पार्ट्स को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हर हार्डवेयर किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू चल रहा होता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल फोटो एडिटर है, ये किसी हार्डवेयर के पार्ट को तो नहीं चलाता, लेकिन फोटो एडिटर हमारी एक खास टास्क परफॉर्म करता है कि हम इसके ज़रिए से फोटोज़ को या इमेजेस को एडिट कर सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल हमने पढ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने ड्राइवर्स पढ़े थे कि ये हार्डवेयर्स को कंट्रोल या मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच करते हैं तो उस प्रिंटर को चलने के लिए एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर रिक्वायर है जो कि उस प्रिंटर को ऑपरेट करवाएगा। ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर के पार्ट्स को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है मेमोरी मेजरिंग यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज। याद रखिएगा कि दुनिया में हर चीज़ की मेजरमेंट के लिए, हर चीज़ की पैमाइश के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स होते हैं, सिलेक्टिव यूनिट्स हैं, और इन यूनिट्स को इस्तेमाल करते हुए हम उसको मैयर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अगर क्वांटिटी को मैयर करना हो उसके लिए भी हमारे पास यूनिट होता है, अगर हमने वेट को मैयर करना हो तो उसके लिए भी हमारे पास यूनिट होता है, अगर हमने टाइम को मैयर करना हो उसके लिए भी यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने वेट को मैयर करना है उसके लिए हमारे पास ग्राम, किलोग्राम एटसेट्रा ये यूनिट्स होते हैं। डिस्टेंस मैयर करने के लिए भी हमारे पास यूनिट्स होते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर वगैरह। इसी तरह से अगर हमने कंप्यूटर की जो मेमोरी है, कंप्यूटर की जो स्टोरेज है जहाँ पे वो डाटा स्टोर करता है, उसको मैयर करना है तो उसके लिए भी हमारे पास यूनिट्स होने चाहिए। जाहिर सी बात है, जब हमने बात करनी है कि हमारे कंप्यूटर की इतनी स्टोरेज है, फॉर एग्जांपल 200 स्टोरेज है, अब 200 क्या है, व्हाट इज़ 200, ये बात कंप्लीट नहीं होगी अनलेस वी ऐड द यूनिट विद दिस। हम इसका यूनिट ऐड करना पड़ेगा। जब मैं कहूँगा 200 GB तो फिर बात समझ में आएगी, GB इज़ अ यूनिट ऑफ मेमोरी स्टोरेज। सो याद रखिएगा कि एक चीज़ की पैमाइश के लिए मल्टीपल यूनिट्स भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि जैसे क्वांटिटी बढ़ जाती है हम यूनिट को चेंज कर देते हैं। क्वांटिटी के बढ़ने से हम यूनिट को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राम हो
तो जब 1000 ग्राम हो तो हम उसको 1 किलोग्राम कर देते हैं। 1000 को कम करके उसकी जगह 1 कर देते हैं और ग्राम को चेंज करके किलोग्राम में कर देते हैं। बात एक ही है, बिकॉज 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, बहुत आर इक्वल। इसी तरह से हमारे कंप्यूटर के भी मेमोरी मेजरिंग यूनिट्स हैं और इनमें सबसे छोटा यूनिट जो है वो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और सबसे बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मेमोरी को मेजर करने के लिए सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो होता है बिट। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट, और हमारे कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है, और एक 0 या एक 1 को हम बिट कहते हैं। ठीक है, इसको मज़ीद समझने के लिए हम एक टेबल से इसको देखते हैं और जो इसके बाकी यूनिट्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा कि यूनिट्स क्या होते हैं और मेमोरी को मेजर करने के लिए जो हमारे पास यूनिट्स हैं अब हम वो पढ़ने लगे हैं। यहाँ पर मैंने यूनिट्स लिखे हुए हैं, इनको अभी डिस्कस करते हैं। ये मैंने पहले लिख दिए ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, और इसमें हमारे पास जो मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हम उससे स्टार्ट करेंगे और जो सबसे बड़ा यूनिट है उसकी तरफ जाएंगे। हम देखेंगे कि जब हमारे पास सबसे छोटा यूनिट होता है उसकी कितनी क्वांटिटी होती है तो वो नेक्स्ट यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको ग्राम और किलोग्राम की दी है। अब मेमोरी को मेजर करने के जो यूनिट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है बिट। बिट का मतलब होता है 0 या 1। और याद रखिएगा कि हमारा कंप्यूटर जो है उसमें डाटा स्टोर होता है 0 और 1 की फॉर्म में। चूँकि 0 और 1 की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है तो अगर हमारे कंप्यूटर में ये डाटा लिखा हुआ है, मतलब मेमोरी के अंदर ये सेव है 1001, तो ये कितने बिट्स कहलाएंगे? ये कहलाएंगे 4 बिट्स। 4 बिट्स क्यों कहलाएंगे? क्योंकि एक 0 या 1 को हम एक बिट कहते हैं। और एक बड़ी अहम बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जो बिट होता है उसको हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। जी हाँ, याद रखिएगा, जो स्मॉल b है वो बिट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे पास 4 बिट्स हो जाएं तो ये बन जाता है 1 निबल। 4 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 निबल। और अगर 8 बिट्स हो जाएं तो 8 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट, और बाइट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल B से। अब याद रखिएगा कि अगर हमारे पास 1024 यानी 1024 बाइट्स हो जाएं तो फिर यूनिट तब्दील हो जाएगा और वो बन जाएगा 1 किलो बाइट। के बी स्टैंड्स फॉर 1 किलो बाइट। और 1 किलो बाइट में बाइट्स कितने हैं हमारे पास? 1024। और अगर हम इसको पावर में देखें तो ये बनेगा 2 रेज़ पावर 10। ये एक्सपोनेंट पावर है इसकी। और याद रखिएगा कि अगर हम 2 की पावर 10 करें तो हमारे पास यही आंसर आता है 1024। तो हम कह सकते हैं कि 1 KB इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स और 2 रेज़ पावर 10 बाइट्स। अब 1024 किलो बाइट अगर हो जाएं तो वो बन जाता है 1 MB। 1 MB जो है इसका मतलब है 1 मेगाबाइट। और अगर बाइट्स की बात करें कि इसमें बाइट्स कितने, 10 गुना बढ़ जाएंगे, उसकी पावर में 10 प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 रेज़ पावर 20 बाइट्स। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मेगाबाइट में बाइट्स कितने हैं तो आपने याद रखना है कि 2 रेज़ पावर 20 बाइट्स 1 मेगाबाइट के अंदर होते हैं। इसके अलावा अगर 1024 मेगाबाइट हो जाए तो वो बन जाता है 1 गीगाबाइट, और 1 गीगाबाइट जो है उसके अंदर बाइट्स कितने हैं? 2 रेज़ पावर 30 बाइट्स। 2 रेज़ पावर 30 बाइट्स। हमारे पास 1024 जब गीगाबाइट्स हो जाएं तो फिर यूनिट चेंज हो जाएगा और वो बन जाएगा 1 टेराबाइट। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें बाइट्स कितने हैं तो उसकी पावर में फिर 10 प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 रेज़ पावर 40 बाइट्स। ये हमारे पास तकरीबन ये जो बनते हैं MB 1 MB, इसके अंदर जो बाइट्स हैं तकरीबन 1 मिलियन के करीब हैं। यानी ये हमारे पास 1 मिलियन है अप्रॉक्सीमेटली, और ये हमारे पास हैं 1 बिलियन, और ये बनते हैं 1 ट्रिलियन बाइट्स तकरीबन। और आपकी बुक में यहाँ तक है, लेकिन आज हमारे पास नया यूनिट भी आ चुका है क्योंकि मेमोरी का साइज़ बढ़ चुका है। तो नया जो यूनिट है हमारे पास वो है 1 पीटाबाइट। यानी 1024 टेराबाइट्स हो जाएं तो बन जाता है 1 पीटाबाइट, 1 PB। ये हमारे मेमोरी मेजरिंग यूनिट्स हैं।
और पेपर में ज़रूरी नहीं है कि वो इसी तरह से आपसे पूछे, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आपको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। बड़ा आसान सा फॉर्मूला होता है। मिसाल के तौर पे अगर वो आपसे पूछे कि 32 बिट्स जो हैं उनमें बाइट्स कितने हैं, यानी 32 बिट्स जो हैं, 32 बिट्स, इसमें कितने बाइट्स हैं, अगर वो ये आपसे पूछता है तो क्या करेंगे, अब हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स, और ये लिखा हुआ है यहाँ पर 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। तो 32 बिट्स में बाइट्स कितने होंगे, तो हम 32 को डिवाइड कर देंगे 8 से। 32 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 4 बाइट्स। इसका मतलब ये है कि 32 बिट्स में कितने बाइट्स हैं, 4 बाइट्स हैं। इसी तरह से यहाँ पर बुक की एक एग्जांपल है जो मैं लिख चुका हूँ पहले से, ताकि मैं आपको समझा सकूँ इजीली। एग्जांपल ये है कि आपने कन्वर्ट करना है 240 MB को 240 मेगाबाइट, इसको कन्वर्ट करना है किस में, बाइट्स में और किलोबाइट्स। यानी वो कहता है कन्वर्ट 240 MB ऑफ मेमोरी इनटू बाइट्स एंड किलोबाइट्स। अब बाइट्स में पहले इसको कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको किलोबाइट में कन्वर्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 MB में बाइट्स कितने होते हैं, यानी ये यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ बाइट्स इन 1 MB। 1 MB में बाइट्स कितने हैं देख लेते हैं। ये यहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि 1 MB में कितने बाइट्स हैं, 2 रेज़ पावर 20 बाइट्स, 2 रेज़ पावर 20 बाइट्स। तो हमने लिख लिया 2 रेज़ पावर 20 बाइट्स। फिर अब हमने देखना है कि नंबर ऑफ बाइट्स कितने हैं 240 MB में। ये तो 1 MB में देख लिया 2 रेज़ पावर 20 बाइट्स हैं, तो 240 MB जो है जिसे हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बाइट्स में पहले, तो उसमें हमारे पास कितने बाइट्स होंगे 240 MB में। तो हमारे पास 1 MB में कितने बाइट्स थे 240, तो 240 को 2 रेज़ पावर 20 बाइट्स थे, तो 240 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रेज़ पावर 20 बाइट्स, यानी 1 MB में कितने बाइट्स थे 2 रेज़ पावर 20, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 240 से। तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा कैलकुलेशन के बाद वो हमारे पास बाइट्स होंगे 240 MB के अंदर। अब हमने इसे कन्वर्ट करना है किलो बाइट्स में, तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि 1 मेगाबाइट में यानी 1 MB में किलो बाइट्स कितने हैं। सेम उसी तरह से जिस तरह हमने पहले देखा कि नंबर ऑफ बाइट्स कितने हैं 1 MB में, तो हमारे पास 1 MB में किलो बाइट्स कितने हैं 2 रेज़ पावर 10 किलो बाइट्स। 1 MB में किलो बाइट्स कितने हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 1024 किलो बाइट्स, और अभी मैंने आपको बताया था कि 2 रेज़ पावर 10 करें तो इसका आंसर आता है 1024। तो 2 रेज़ पावर 10 किलो बाइट्स, तो 240 MB में यानी नंबर ऑफ किलो बाइट इन 240 MB, 240 MB में किलो बाइट्स कितने होंगे, तो आपने सिंपली क्या करना है 240 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 रेज़ पावर 10 किलो बाइट्स से, या 1024 किलो बाइट्स भी आप इसे कर सकते हो। यानी इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 240 मल्टीप्लाई बाय 1024, इसका भी सेम आंसर आएगा, और जो आंसर होगा वो किस में होगा, किलो बाइट्स में होगा, जो हमें रिक्वायर है। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं वर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, वर्ड क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में एक वर्ड जो है वो कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है। कुछ कंप्यूटर्स में 8 बिट्स, कुछ कंप्यूटर में 16 बिट्स, 32 और 64, इस तरह से वेरी करता है। और जितनी ज़्यादा मेमोरी एक वर्ड कंज्यूम करेगा ये इस कंप्यूटर की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। कंप्यूटर स्पीड उसकी कंप्यूटर की ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ बाइट्स, नंबर ऑफ बिट्स और एरा ऑफ कंप्यूटर, के कौन से कंप्यूटर में कितनी मेमोरी कंज्यूम होती थी एक वर्ड की। एक्चुअली 1 बाइट की जगह ली जाती थी, यानी 1 बाइट से मुराद क्या है, कितने बिट्स हैं 8 बिट्स। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं 8 बिट्स होते हैं। तो 1 बाइट 8 बिट्स की जगह ले रहा था किसमें, वेरी अर्ली पर्सनल कंप्यूटर्स, पीसी से मुराद है पर्सनल कंप्यूटर्स। शुरू में जो पर्सनल कंप्यूटर्स थे, अर्ली पुराने शुरू वाले पर्सनल कंप्यूटर्स थे, उनमें 1 बाइट 8 बिट्स के इक्वल होती थी और इसमें वो स्टोर करता था डाटा। फिर उसके बाद 2 बाइट्स आ गए हमारे पास। 2 बाइट का मतलब है बिट्स कितने हैं 16 बिट्स हैं। ये किस कंप्यूटर में
एक वर्ड जगह लिया करता था ट्रेडिशनल माइक्रो कंप्यूटर्स में। रवायती माइक्रो कंप्यूटर्स वो होते हैं जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, यानी हमारे पास जो पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं। एक सिंगल वर्ड जो होता है, याद रखिएगा, एक वर्ड कंप्यूटर का जो एक सिंगल वर्ड है वो कितने बिट्स की जगह लेता है, ये बहुत अहम है, ये आगे इसमें यूज़ होना है कि एग्जाम्पल के अंदर। तो एक सिंगल वर्ड 32 बिट्स की जगह लेता है, और ये किन कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है? मेन फ्रेम, मिनी और सब माइक्रो कंप्यूटर्स में। मेन फ्रेम कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं जो साइज़ में बड़े होते हैं, एक्सपेंसिव भी होते हैं, कुछ मिनी कंप्यूटर्स में और कुछ माइक्रो कंप्यूटर्स में। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम से छोटे होते हैं और माइक्रो उससे भी छोटे होते हैं। क्योंकि बुक में इसकी डिटेल नहीं है तो मैंने जितना आपको बताया ये मेन आपको इनका मतलब बता दिया। उसके बाद आता है हमारे पास डबल वर्ड, यानी 2 वर्ड्स की जगह ली जाती है। डबल वर्ड से क्या मुराद होगा? 64 बिट्स, क्योंकि सिंगल वर्ड 32 बिट ले रहा है, तो 32 में 32 प्लस कर दें, उसको डबल कर दें तो ये हो जाएगा 64, या 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। तो ये सुपर कंप्यूटर्स में और माइक्रो कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है डबल वर्ड। अब हमारे पास उसने बुक में एक एग्जाम्पल दी हुई है जिसमें उसने कहा है कन्वर्ट करना है 60 GB को इनटू वर्ड्स। तो ये एग्जाम्पल है बुक की, इसको भी देख लेते हैं। वो कहता है कन्वर्ट करें 60 GB को वर्ड्स के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ बाइट्स कितने होते हैं 1 GB में। तो देख लेते हैं 1 GB में नंबर ऑफ बाइट्स कितने हैं? 2 रेज़ पावर 30 बाइट्स। 2 रेज़ पावर 30 बाइट्स तो लिख लिया हमने 2 रेज़ पावर 30 बाइट्स। नंबर ऑफ बाइट्स कितने हैं 60 GB में? अब 60 GB देखते हैं, इसमें बाइट्स कितने हैं पहले हमने बाइट्स में देखना है, फिर उसके बाद वर्ड्स में करेंगे कन्वर्ट। तो नंबर ऑफ बाइट्स कितने हैं 60 GB में? तो 2 रेज़ पावर 30 को 60 से आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा किसमें? बाइट्स में। 60 GB में बाइट्स कितने हैं। फिर हमने देखना है कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ जाते हैं 4 बाइट्स के अंदर, यानी 4 बाइट्स हों तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आते हैं? तो 4 बाइट के अंदर एक ही वर्ड आता है, क्योंकि 32 बिट्स जो होते हैं वो सिंगल वर्ड के इक्वल होता है। 32 बिट अभी हमने कन्वर्ट किया था, कितने बाइट्स के बराबर है? 4 बाइट्स के बराबर है। तो यहाँ पर 4 बाइट्स में वर्ड्स कितने हैं? एक सिंगल वर्ड ही आता है। और उसके बाद नंबर ऑफ वर्ड्स इन 60 GB, जो कि एक्चुअली हमें रिक्वायर है, जो हमने फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। तो एक हमारे पास वर्ड्स कितने आते हैं 60 GB में, तो हमने क्या करना है 60 डिवाइडेड बाय 4। 4 क्यों किया? क्योंकि हमारे पास 32 बिट्स 4 बाइट्स के इक्वल होते हैं। 60 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 30। 60 डिवाइडेड बाय 4 करें तो ये बनता है 15। तो 15 को मल्टीप्लाई करना है 2 रेज़ पावर 30 से, तो जो भी आंसर आएगा वो उतने वर्ड्स में होगा। 60 GB इज इक्वल्स टू इतने वर्ड्स बनेंगे। उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। और इसमें हमने जो मेन चीज़ याद रखनी है वो कौन सी है कि ये जो टेबल है मेमोरी मेजरिंग यूनिट्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा मेमोरी मेजरिंग यूनिट्स क्या होते हैं, और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स की, कुछ कैलकुलेशंस की, कुछ मैथमेटिकल काम था वो भी हमने देखा लाइट बोर्ड पे, आपको मैंने डिटेल से समझा दिया। इसमें हमने देखा कि एक वर्ड जो है वो मेमोरी में कितनी जगह कंज्यूम करता है और डिफरेंट कंप्यूटर्स में वो कितनी जगह कंज्यूम करता है। उससे पहले हमने सॉफ्टवेयर के बारे में और प्लॉटर्स के बारे में भी डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, जिसमें शुरू में हमारे पास थ्योरी थी, उसके बाद कुछ मैथमेटिकल वर्क था। उम्मीद है कि हर चीज़ क्लियर हो गई होगी, इसको बुक से ज़रूर रीड कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में सिस्टम डेवलपमेंट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।